तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो डी स्टार के नेक्स्ट नोवेल के एपिसोड नंबर 254 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग अपने सारे मैचेस के बारे में बता रहा होता है कि आखिर वो कैसे कैसे जीता और आखिर उसका मैच किसके किसके साथ हुआ। और अब फिर यहाँ पे लू फेंग बताता है कि उसका 28 मैच केमिस्ट यू फेंग से हुआ था, जहाँ पे हमें बताया जाता है यू फेंग के बारे में कि वो एक केमिस्ट है और वो ड्रग बना सकता है जो कि सीधे किसी के सोल पे इफेक्ट डाल सकता है। और यहाँ पे उसे याद आया कि कैसे उसने उस पे अपने ड्रग्स का यूज किया, लेकिन लू फेंग का विल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिससे लू फेंग को पता भी नहीं चला कि उसने अपने ड्रग्स का यूज किया। लू फेंग ने अपने आराम से ही उसके ओपोनेंट को मार दिया था और यहाँ पे लू फेंग बड़ी आसान से जीत चुका था। और लू फेंग सब जीता था और फिर बाद में उसके पास मेल आया जो कि यू फेंग की तरफ से होता और वो कहता है, नए बच्चे, मैंने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुमने मेरे कास्ट नंबर 6 के ड्रग्स को इतनी आसानी से वेस्ट स्टैंड कर दिया है, लेकिन अगली बार तुम इतना ज्यादा लकी नहीं होने वाले हो। यहाँ पे हमें बताया जाता है कि वुल्फमैन केल वुफू और केमिस्ट यू फेंग यही दोनों उन सारे सीनियर्स में स्ट्रॉन्गेस्ट है। और यहाँ पे लू फेंग ने यू फेंग को डिफीट कर दिया था, जहाँ पे लू फेंग ने अपनी ताकत का अंदाजा सबको लगा दिया था। और अब पे 35 मैच में लू फेंग अगेंस्ट गे था और यहाँ पे गे ने अपने अल्टीमेट मूव को यूज किया था, जहाँ पे उसने यही मूव को केल वुफू पर यूज किया था, लेकिन लू फेंग ने अपने उसी नॉन-स्टॉप आर्मर से उसको मार दिया था और लू फेंग ने उसको इस मूव को यूज करने का चांस ही नहीं दिया था। और यहाँ पे टोटल 37 मैचेस थे, जहाँ पे लू फेंग ने 36 को जीत लिया था, वहीं पे एक हार गया था और 0 ड्रॉस था। वहीं पे केल वुफू 37 को जीत लिया था, वहीं पे केमिस्ट यू फेंग 35 को जीत लिया था और 2 को हार लिया था। और वहीं पे इन दोनों के पॉइंट्स के मुताबिक लू फेंग को सेकंड नंबर मिला था और यही तीनों बंदे अपने प्राइमरी रीजन में पार्टिसिपेट करने वाले थे और उनको चैलेंज करने वाले थे। यहाँ पे कहता है कि केल वुफू वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है इन पांचों में, मैं नॉन-स्टॉप आर्मर्स भी उसके पावर के सामने कुछ नहीं था, उसने इस पावर को भी ब्लॉक कर लिया था। तो ये सुनकर हमें हॉन्ग को दिखाया जाता जो कहा कि आखिर तुम्हें अपने अचीवमेंट का एडिक्ट नहीं होना चाहिए। तो लू फेंग कहता है कि मैं उससे बहुत बुरी तरीके से आया था। तो यहाँ पे थंडर का उसे टीज करते हुए कहते हैं कि तुम्हें फिर भी पूछने की जरूरत है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो लोग पिंग हाई की कंपनी के बनाए हुए चाय को ही पी रहे होते हैं और यहाँ पे पिंग हाई कंपनी मेन बेवरेजेस और फूड को ही चलाती थी। और यहाँ पे पिंग हाई कंपनी का मेन एस्पेक्ट वहाँ पे अपने इन्वेस्टमेंट भी था। फिर यहाँ पे लू फेंग अपनी सारी चीजें बता दिया होता। रॉन्ग कहते हैं कि हारना सही बात है, लेकिन तुम्हें इतना ज्यादा भी कॉन्फिडेंस नहीं रखना चाहिए। और अब फिर यहाँ पे हॉन्ग उसे सारी चीज बताते हैं, जहाँ पे वो कहता है कि मैं भी एक समय था जब नंबर 1 था, मैं अर्थ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया था, लेकिन देखा जब तो मैं जैसे जैसे ट्रेन करता गया मैंने यूनिवर्स को देखा, वहां मैं समझा कि मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, इसलिए तुम्हें और भी स्ट्रॉन्ग बनना होगा क्योंकि तुमसे भी ज्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मौजूद है। अब यहाँ पे बहुत सारी बातें होती है जो कि लू फेंग को समझाने के लिए ही होती है, तो इसको मैं स्किप करता हूँ। फिर यहाँ पे वो तीनों 3 घंटे तक बात करते हैं, जिसके बाद वो तीनों ब्रदर फाइनली सेपरेट हो जाते हैं और बिग ब्रदर अपने ट्रेनिंग पे कंटिन्यू करने के लिए शुरू हो जाते हैं और सेकंड ब्रदर तो अपने ही मैटर्स में बिजी होता है और लू फेंग अपने इनहेरिटेंस ट्रेनिंग में लग जाता है। यहाँ पे लू फेंग ने एक चीज रियलाइज की थी कि वो मेंटल स्टेट में अभी भी तीसरे नंबर पे, उसका फर्स्ट ब्रदर बहुत आगे निकल चुका था, वहीं पे सेकंड ब्रदर उसके थोड़ा सा पीछे था। और यहाँ पे वो इसी मेंटल स्टेट के बारे में पढ़ रहा था और यहाँ पे लू फेंग का सबसे मेन जरूरी था मेंटल स्टेट, क्योंकि उन सब का जहाँ पे मेंटल स्टेट है उनके सामने कैसा भी सिचुएशन क्यों ना आए वो लोग पैनिक नहीं करते। और एक बैटल वॉरियर के लिए यही सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि वो बैटल के दरमियान पैनिक न करे। हम यहाँ पे सेकेंड डे एब्सोल्यूट बिगिनिंग बैटल को दिखाया जाता है, जहाँ प्राइमरी रीजन बैटल शुरू हो गया था एब्सोल्यूट बिगिनिंग रीजन के खत्म होने के बाद। और यहाँ पे प्राइमरी रीजन में सिर्फ 5 यूनिवर्सल लेवल के बंदे ही मौजूद थे और उन सब का खात्मा सिर्फ एक ही दिन में हो गया था, मतलब एक ही दिन में बैटल खत्म हो गया था। और उन सारे प्राइमरी रीजन के मेंबर्स के वीडियोस सारे बंदे देख रहे थे, अपर एथलेट्स भी देख रहे थे। और फिर हमें एब्सोल्यूट बिगिनिंग रीजन मानका प्रिंस वूका विला को दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग, रॉन्ग जुन, वूका अपने लिविंग रूम में आए हुए थे और वो सब एक ही सर्कल पे बैठे हुए थे और
और उस फुटेजेस को देख रहे थे। फिर हमें यहाँ दिखाया जाता है वूका को, जो कहता है कि मुझे अपने इस विला को छोड़ना पड़ेगा ताकि मैं स्काई और लैंड रीजन में जा सकूं। और यहाँ पे लू फेंग यहाँ पे देखता और यहाँ पे वूका उससे कहता है तुम दोनों बंदे, तुम दोनों हमारे एब्सोल्यूट बिगिनिंग के हीरो हो। और वो कहता है तुम में से एक लू फेंग, तुम तो अपने टॉप 3 में आ चुके हो। वहीं पे एक बंदा जो कि रोंग जून है, वो अभी अपने एब्सोल्यूट बिगिनिंग रीजन में रहने वाला, उसको बैटल करने की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पे में बताया जाता है कि लू फेंग का रैंक 2nd है, वहीं पे रोंग जून का रैंक 19 हो चुका था। और यहाँ पे जो भी बंदा टॉप 20 से बाहर होता उसको स्काई और लैंड रीजन में जाना पड़ता, और यहाँ पे जो भी उसके अंदर होता तो उसको कॉम्पिटिट करने की कोई जरूरत नहीं थी। और अब फिर यहाँ पे वूका को दिखाया जाता जो कि बहुत ही नीचे था। और यहाँ पे जितने भी 6 नए बंदे थे, वूका, अपाटालो, लैंचेट, एचेन, जियांगमो, क्यांसू, वो शायद 6 बंदे थे। और यहाँ पे इन सबको बैटल करना था, ताकि ये सब हार गए तो इन सबको स्काई एंड लैंड एरिया में जाना पड़ेगा। और अब फिर यहाँ पे वो लोग लॉन्ग यून के बारे में बात करते हैं कि ये बंदा अपने उन प्राइमर यूनिवर्स के बंदों जैसा नहीं है, मतलब उन समय सबसे ज्यादा वीकेस्ट बंदा है। और यहाँ पे इसके बारे में बात होता है, लेकिन तभी वूका चिल्लाते हुए क्या था कि देखो अभी यहाँ बैटल होने वाला है मोलू और बोलान के बीच में। और हमें दिखाया जाता है लू फेंग और रोंग जून को, जो कि स्क्रीन की तरफ देखने लगते हैं। और ये दोनों नए बंदे थे प्राइमर रीजन के। और यहाँ पे बोलान के पास कुछ रेजिस्टेंस था, एबिलिटी था, लेकिन जब यहाँ पे बोलान की फाइट सीनियर फेव 2 से होता है तो यहाँ पे बोलान हार चुका होता है। और यहाँ पे मोलू और बोलान ने दोनों अपने 7 लेवल को पास आउट कर दिया था। और बात करें दोनों की कॉम्बैट फाइटर्स में तो बोलान के पास थोड़ी सी उम्मीद हो सकती है, तो लू फेंग भी हामी भरता है। और यहाँ पे बैटल शुरू हो जाता है। हमें दिखाया जाता है बोलान के ब्लेड वर्क को, जो कि बहुत ज्यादा इंसेसिव होता है। और मैं मोलू को दिखाया जाता जो कि उसके अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है। और यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे से टकराते हैं और बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। और यहाँ पे बोलान की हर एक ब्लेड की स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट होती है, जो कि ये ग्रेट कैनियंस की तरह होती है। और यहाँ पे मैं मोलू को दिखाया जाता जो अपने पंच से ही फाइट करता है, अपने किक से ही मारता है, जहाँ पे वो अपने इस पंच और किक को यूज करने से बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचाया था उस जमीन को। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता कि एक ही झटके में उन्होंने 10 बार अपनी टकरार कर ली होती है। और हमें मोलुओ को दिखाया जाता है जो कि उसके पास चला जाता है और वो चाहता था कि वो बोलान को मार सके, और वो इसीलिए उसके पास जाता है। और यहाँ पे उसने अपने एक पैर को सेक्रीफाइस कर दिया होता है। और यहाँ पे मोलुओ बहुत जोर से गुर्राता है। और यहाँ पे वो सीधे जाके जैसे ही पास जाता है, यहाँ पे उसने बोलान की गर्दन को पकड़ लिया होता है और एक ही झटके में उसने उस बोलान की गर्दन को तोड़ दिया होता है। और फिर उसने अपने उंगली को उसके गर्दन में ही घुसा दिया होता, बोलान मारा जाता है। और ये देखकर सभी लोग चुप हो जाते हैं। लू फेंग, रोंग जून, वूका, वो सब इसको देख रहे थे, सब चुप हो जाते हैं। अब देखा जाए तो बोलान कमजोर नहीं था, लेकिन फिर भी वो सीनियर प्राइमर रीजन के मेंबर से मारा गया। और यहाँ पे वूका को दिखाया जाता जो कहता है कि इसकी क्लोज कॉम्बैट तो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। और यहाँ पे देखा जाए तो उनकी क्लोज कॉम्बैट फाइटर में तो डिफरेंस मोलुओ और उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस थी। और रोंग जून भी कहता है कि हाँ ये बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। और यहाँ पे लू फेंग भी अपनी सांसें थामे बैठकर देख रहा होता है, और वो कैसे देखता है कि मोलुओ बोलान को पकड़ता है, उसको मार दिया होता है। और यहाँ पर तो मोलुओ की दाद देनी पड़ेगी कि उसने जीतने के लिए अपने पैरों को भी कटवा लिया ताकि वो पास जा सके और उसको मार सके। आपको क्या लगता है इसके बारे में जरूर बताना। और यहाँ पे बोलान का अगला फाइट हिप्नोटिस सिमायन से होने वाला था। वूका भी कहता है कि इसमें कोई भी उम्मीद नहीं है, बोलान इससे हारने वाला है क्योंकि वो हिप्नोटिस्ट है। और यहाँ पे वो लॉन्गयून बॉटम में जरूर आने वाला था। और यहाँ पे बताया जाता है कि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के अपने रूल है कि बॉटम में 3 जो बंदे होंगे प्राइमरी रीजन में, उन्हें टॉप 3 के बंदों से फाइट करना होगा, और जो भी जीता उनको एक स्लॉट मिलेगा प्राइमरी रीजन में। और यहाँ पे देखा जाए तो लॉन्गयून और बोलान ये दोनों अपने टॉप 3 के नीचे आ चुके थे। और यहाँ पे द फेयू जो कि अपने 8 लेवल हेवनली ब्रिज को पास आउट कर चुका था, जो कि ऑब्वियसली एक्सेप्शनल बेइंग था प्राइमरी रीजन मेंबर्स का, जो कि आराम से फर्स्ट प्लेस आ चुका था अपने मेंबर्स में, और उसे फाइट करने की कोई जरूरत नहीं थी। और यहाँ पे प्राइमरी रीजन में 3 में पहला बोलान था, वहीं पे लॉन्गयून था। तो लू फेंग कहता है कि हो सकता है कि इसमें डेफिनेटली मोलुआ या सियाम होगा, इनमें से क्या पता कौन जीतेगा। चलो आगे देखेंगे कि इसमें से जो जीतेगा वही होगा। तो यहाँ पे लू फेंग कहता है कि मोलुओ। अब यहाँ पे लू फेंग का चाहता कि वो डेफिनेटली अपने आप से उसे डिफीट करे, उसे हराए, और यहाँ पे वो अपना सारा बदला क्वालिफिकेशन बैटल में ले सके।
और लू फेंग को अभी भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था जो कि मोलू ने उसके साथ पीछे किया हुआ था। और फिर यहाँ पे लू फेंग, रोंगजिन और वूका अपने सोफा पे बैठ के स्क्रीन की तरफ देख रहे होते उन सारे बैटल्स को जो कि प्राइमरी रीजन में चल रहे होते हैं। और यहाँ पे आधे बैटल्स के दरमियान में दिखाया जाता है कि जहाँ पे मोलू वर्सेस सिमायम होने वाला था और यहाँ पे जो भी हारता उसे आगे फाइट करना पड़ता अपने प्राइमरी रीजन में रहने के लिए। हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि स्क्रीन पे घूर रहा था और उसकी चाहती थी कि मोलू यहाँ पे हार जाए ताकि वो अपना बदला ले सके उसे फाइट करने के लिए। और यहाँ पे वो सारे बात करने लगते हैं। और अब फिर हमें सिंचेंस का मोलू को दिखाया जाता है जो कि अपने प्राइमरी रीजन विला में होता है और वो अभी अपने पैरों को क्रॉस करके बैठा हुआ होता है और कहता है कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बोलान इतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा। उसने भी अपने 7th लेवल के हेवनली ब्रिज को ज़्यादा लंबे समय नहीं पार किया है और यहाँ पे मैंने भी उसको किल करने के लिए बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुका था और मुझे नहीं लगा था कि ये दोनों नए बंदे मुझे इतनी मुसीबत में डाल देंगे। देखा जाए तो एब्सोल्यूट बिगनिंग के सीनियर्स साजिन और नीनान उसने भी अपने 7th लेवल को पास आउट कर दिया था, लेकिन मोलू ने उन दोनों को बड़ी आसानी से हरा दिया होता है। लेकिन उसको हराने के लिए बोलान को उसे अपना एक पैर सेक्रीफाइस करना पड़ा था। मतलब ये हुआ कि उन दोनों की स्ट्रेंथ सिमिलर थी। और फिर वो कहता है कि बोलान तो हार चुका है और उससे मेरा कोई खतरा नहीं है, लेकिन अभी मुझे सिमायन को हराना है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है 3 सीनियर्स जो कि प्राइमरी रीजन में होते हैं, जिनमें से फैतू जो कि एब्सोल्यूट नंबर 1 था जिसने अपने 8th लेवल को पास आउट कर दिया था। और मोलू और सिमान के स्ट्रेंथ दोनों एक दूसरे के बराबर थे और यहाँ पे पिछले फाइट में उसने सिमान को डिफीट कर दिया था और इस बैटल्स में वहाँ पे कोलियोफर ने भी इसको डिफीट कर दिया था। और यहाँ पे वो उसी सारे बैटल्स को देख रहा होता और क्या था कि अगर मैं यहाँ पे सिमायन से हार गया तो मुझे 6 लोगों से फाइट करना पड़ेगा ताकि मुझे प्राइमरी रीजन का स्लॉट मिल सके। और यहाँ पे केलुफू वो तो 6 बंदों में से एक है, अगर उससे फाइट होता तो यहाँ पे वो उससे हार जाता। वो कहता है कि मुझे कैसे भी करके अपने इस प्राइमरी रीजन में रहना पड़ेगा। और यहाँ पे वो सोचने लगता है और यहाँ पे उसने लू फेंग की पावर को देखकर भी वो शॉक हो चुका था, लेकिन वो सबसे ज्यादा चिंता था तो कि लू फू से। वो कहता है कि मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि मुझे सिमायन को हराना पड़ेगा, तभी यहाँ मैं टॉप 2 में रह सकता हूँ और मुझे रहने का चांस मिलेगा प्राइमरी रीजन में। अगर मैं हारा तो मुझे उन सबसे फाइट करना पड़ेगा और केलुफू वो मुझे जरूर हरा देगा। और यहाँ पे कहता चलो देखते कि आखिर कौन जीतता है। और उसी वक्त वहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्स सिस्टम का वॉइस आता है जो कहता है मोलू तुम्हारा प्राइमरी रीजन यूनिवर्सल लेवल बैटल्स का 3rd मैच शुरू होने वाला है, तुम्हारा ओपोनेंट सिमायन है, इसलिए तुम अपना जल्दी से कर लो। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो डायरेक्टली टेलीपोर्ट हो जाता है एरिना में और हमें दिखाया जाता है 2 स्लेट हाउस को, जहाँ पे से एक बंदा होता है मोलू और एक बंदा होता है सिमान और वो दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं और दोनों ने अपने वेपन को निकाल लिया होता है। और हमें दिखाया जाता है सिमान को जो कि एक हिप्नोटिस्ट होता है और वो पर्पल हेयर यूथ बंदा होता है। यहाँ पे हिप्नोटिस्ट जिया लाक्सी जो कि जीनियस कंपटीशन में आई थी वो भी एक हिप्नोटिस्ट थी, लेकिन यहाँ पे कंपेयर किया जाए सिमान से तो बहुत कमजोर था। और अब फिर यहाँ पे हमें सिमान को दिखाया जाता है जो कहता है मोलू और यहाँ पे वो अपने फ्लाइंग वेपन पे ही खड़ा होता है और वो कहता है तुम ये बैटल से साफ क्लियर हो सकता है कि कौन हारने वाला कौन जीतने वाला है और कौन यहाँ रहने वाला है। और यहाँ पे सिमायन आगे कहता है कि यहाँ पे तुमको हारना होगा और केलुफी की बात करें तो वो मुझसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है और मैं उससे नहीं जीत पाऊंगा, लेकिन तुम्हारे लिए मेरा एक चांस है और तुम्हें हारना होगा। तो ये सुनकर मोलू के एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा हेवी हो जाते हैं और वो प्रेशर बना के उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। और यहाँ पे जो भी हारता उसकी पोजीशन रिस्क पे चली जाती और यहाँ पे उन सबको अपने पूरे जोश से यहाँ पे फाइट करने था। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे से लाइटनिंग की तरफ फास्ट होकर एक दूसरे पे लड़ रहे होते हैं। और यहाँ पे हमें सिमान को दिखाया जाता जो कि एक जगह पे रुका हुआ होता है और हमें मोलू को दिखाया जाता जो कि अटैक कर रहा होता है अपने 1 फिस्ट स्टार शूटिंग पंच से और वो उसकी तरफ बढ़ जाता है। हमें सिमान को दिखाया जाता जो कि उससे 10 किलोमीटर दूर होता है और वो असल में एक हिप्नोटिस्ट होता है, तो वो अपने हिप्नोटिस्ट पावर का यूज कर सकता है। और वो कहता है कि तुम बहुत स्लो हो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये मेरे इल्यूजन है। और ये देखकर वो भी हैरान हो जाता कि आखिर वो उसके इल्यूजन में कब आया। अब यहाँ पे देखा जाए तो सिमान ने अपने फॉर्मलेस स्पिरिट एनर्जी को पहले से ही उसके मोलू के सोल में डाल दिया था और यहाँ पे वो उसके हिप्नोटिज्म में पहले से ही गिर चुका था। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ये बैटल यहाँ पे टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जीनियसेस जो कि कोर मेंबर है वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी, यहाँ पे इंक्लूडेड लू फेंग, रोंगजुन और वूका भी देख रहे होते हैं। और यहाँ पे वो तीनों भी उस स्क्रीन पे देख रहे होते हैं और वूका कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, मैडमैन है
सेवेज और वो कहता है कि आगे क्या लगता है कौन जीतने वाला। तो यहाँ पे रोंगजुन भी स्माइल करते हुए कहता है और लू फेंग भी उसकी तरफ सीन देख रहा होता है और यहाँ पे लू फेंग भी उसके सारे आउटकम को कैलकुलेट कर रहा होता है और यहाँ पे वो कहता है कि बिना किसी डाउट के यहाँ पे मोलू ही हारने वाला और उसका विश भी था कि मोलू ही हारे। लेकिन यहाँ पे हमें बैटल सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे सीमाइन का हिप्नोटिज्म बहुत ज्यादा टेरिफाइंग होता है और जबकि वो मोलुओ से बैटल कर रहा था तो मोलुओ भी एक वाइल्ड बीस्ट की तरह अटैक कर रहा था और यहाँ पे उसकी इफेक्ट भी हिप्नोटिज्म पे पड़ रही थी और इसी के मर्तबा उसने उसके हिप्नोटिज्म को ब्रोक कर दिया था और फिर से वो सीमाइन की ओर बढ़ जाता। लेकिन हमें सीमाइन को दिखाया जाता है जो कि उससे दूरी बनाए रहता है, अपने हिप्नोटिज्म को फिर से रिलीज करता है और जैसे ही वो इसमें सक्सीड होगा वो अपने आयर ब्लेड को लेके उस पर अटैक करके उसे वहीं मार देगा। और यहाँ पे हमें सारे जीनियसेस को दिखाया जाता जो उस बैटल को देख रहे थे और वहाँ पे सारे नारे मोलू के लगा रहे थे, वहीं पे कई लोग सीमाइन के भी नारे लगा रहे थे और यहाँ पे हमें बंदों को दिखाया जाता जो कहते हैं कि ये न्यूएस्ट हिप्नोटिज्म है जिसका नाम फ्लेम वर्ल्ड इल्यूजन है और यहाँ पे उस पर अटैक कर देता है। और यहाँ पे हमें मोलुओ को दिखाया जाता जो कि इस पर फोकस नहीं करना चाहता है और वो इस अटैक को देखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और वो कहता चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरी ताकत। लेकिन हमें दिखाया जाता मोलुओ को जो कि अपनी आंखें खोलता है और जैसे ही वो सीमान को देखता है उसके चेस्ट को पकड़ लेता है और उस पर वो अटैक कर देता है और यहाँ पे उसे लगता है कि उसने उसको मार लिया है। लेकिन तभी उसकी हंसी स्माइल गायब हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि उसकी बॉडी 2 टुकड़ों में बढ़ चुकी होती है और वो मारा जा चुका होता है। और हमें सीमान को दिखाया जाता है जो कि अपने फ्लाइंग स्पीड वेपन पे होता है और वो कहता है कि तुम्हें क्या लगा तुम मेरे आंख बंद करके मेरे इस हिप्नोटिज्म से निकल सकते हो। और यहाँ पे उसने उसके हिप्नोटिज्म में डाल दिया था और उसे लगा कि उसने मार दिया और यहाँ पे वो केयरलेस हो चुका था और अपने उस वेपन को यूज करके वहीं पे काट दिया था। और यहाँ पे प्राइमर रीजन विला में हमें मोलुओ को दिखाया जाता जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होता और कहता है कि मैं कैसे हार चुका हूँ, ये कैसे हो सकता। वो अपने इस मूव को किया, मुझे नहीं लगा था कि मुझे तो लगा कि मैंने उसके इल्यूजन को ब्रेक थ्रू कर दिया था लेकिन मुझे क्या पता था कि ये सिर्फ फैंटेसी है, मुझे नहीं करना चाहा था। ये बहुत ही मुश्किल होने वाला है क्योंकि अब मुझे अपने स्लॉट के लिए मी, बोलान, लॉन्गयून, केलुओफू और लूफेंग और यूफेंग से फाइट करना होगा और यहाँ पे किसी एक ही को प्राइमरी रीजन स्लॉट में मिलेगा जगह और जिसने भी इसको फेल किया वो फिर से एब्सोल्यूट बिगनिंग रीजन में आ चुकेगा। और यहाँ पे वो कहता केलुओफू उसके लिए मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ और वो ये भी कहता कि मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लूफेंग टॉप 3 में आ जाएगा। और यहाँ पे वो कहता है कि अभी के मर्तबा मुझे किसी की चिंता नहीं है, मैं सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट ओपोनेंट अभी केलुओफू हूँ। और यहाँ पे तो उसने लूफेंग के बारे में सोचा ही नहीं था और फिर इसके बाद उसने सारे केलुओफे के प्रीवियस बैटल के फुटेज को उठाया और उसे सीरियसली स्टडी करने लगा। और अब फिर हमें सीन चेंज कर एब्सोल्यूट बिगनिंग रीजन वुका विला को दिखाया जाता है जहाँ पे लूफेंग और बाकी दोनों उस बैटल्स को देख रहे होते हैं और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है रोंगजुन को जो कहता है कि हिप्नोटिज्म जो कि अपने रियल अटैक को भी मिक्स कर सकता है। ये तो बहुत ज्यादा सातिर हो गया और यहाँ पे उन्हीं सब के बारे में बात करने लगते हैं तो इसको मैं स्किप करता हूँ, उतना जरूरी नहीं है। और अब फिर हमें यूजियांग माउंटेन के पब्लिक रीजन स्पेसियस एंशिएंट पाथवे को दिखाया जाता है जहाँ पे लूफेंग आराम से चलकर जा रहा होता है लेकिन थोड़ी ही दूर में वहाँ पे हमें बयान विला को दिखाया जाता है जहाँ पे एक लग्जरियस रेस्टोरेंट होता है और वहाँ पे कई सारे स्टाफ होते हैं जो कि बाहर से आए हुए लोगों को वेलकम कर रहे होते हैं और वहाँ पे लूफेंग आ चुका होता है और हमें दिखाया जाता है एक सेक्टर लॉर्ड लेडी को जो कि फेवरेट टेल लेडी होती है और वो कहती है योर मैजेस्टी लूफेंग प्लीज मुझे फॉलो कीजिए। और जिसके बाद लूफेंग उसको फॉलो करता है और यहाँ पे उसको फॉलो करते करते एक डाइनिंग टेबल के पास जाता है जिसके पास टोटल 7 चेयर्स लगे हुए थे और वहाँ का फुली के सराउंडिंग से हाईएस्ट लेवल स्ट्रीम डाइन से भरा हुआ था और यहाँ पे एक्स्ट्रा काउंटलेस जीनियस एक साथ गैदर करते हैं और वहाँ पे ये सब उसी के लिए होता। और अब फिर हम उस सेक्टर लॉर्ड लेडी को दिखाया जाता जो कहता है योर मैजेस्टी लूफेंग मुझे अब जाना पड़ेगा और वो वहां से चली जाती है। और अब फिर लूफेंग उन सारे 7 चेयर्स को देखता है जहाँ पे एक बंदा वहां बैठा होता है जो कोई और नहीं वुल्फमैन केलुओफू होता है और लूफेंग स्माइल करते हुए वहां पे चला जाता है। वो भी बंदा अपने चाय पी रहा होता है और फिर में लूफेंग को दिखाया जाता जो कि इंटर होता है और वहां पे बैठ जाता है और वो भी अपने लिए ड्रिंक निकाल कर पीने लगता और वहां पे बाकी सबके आने का इंतजार करने लगता है। और यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते और तभी लूफेंग देखता है कि लॉन्गयून भी वहां आ जाता और लॉन्गयून भी लूफेंग से मिलता है
और फिर ऐसे ही करते करते लॉन्गयून के साथ लू फेंग, यू फेंग और बोलान भी आ चुका होता है और यहाँ पे मोलवू को दिखाया जाता है जो यहाँ पे आ चुका होता है। वो आते ही केलवुफू से हाथ मिलाता है और यहाँ पे केलवुफू और यू फेंग भी अपनी हामी भरते हैं और यहाँ पे बोलान और लॉन्गयून भी होते हैं और वो सभी एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और शायद न्यू भी एक साथ बैठे हुए होते हैं और अब यहाँ पे वो सब बैठकर बातें ही कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ का दरवाजा खुलता है और वहाँ पे एक सिल्वर व्हाइट रॉब बंदा आता है जो कि लैंड और स्काई से आया हुआ होता है और वो बहुत ज्यादा पावरफुल भी लग रहा होता है और कहता है चलो अब सब लोग यहाँ पे आ ही गए हो तो चलो मैं तुम सबको बताता हूँ। और यहाँ पे वो सभी बंदे उसके सामने झुकते और कहते हैं लॉर्ड और वो कहता है चलो मैं तुमको बताता हूँ। और वो कहता है कि एब्सोल्यूट बिगनिंग रीजन में यूनिवर्सल लेवल टॉप 3 में केलवुफू, लू फेंग और यू फेंग आया है और प्राइमरी रीजन के लास्ट में 3 मोलवू, बोलान और लॉन्गयून आए हुए हैं और तुम सब में 6 में कॉन्टेस्ट होने वाला है। जो कि जीतेगा उसे एक फाइनल स्लॉट मिलेगा। और वो कहता है कि रूल बहुत ही सिंपल है, सबको एक दूसरे से फाइट करना 5 बार और यहाँ पे सबको विनर को एक एक पॉइंट मिलेंगे और जो हारेगा उसे 0 पॉइंट मिलेगा और इन सब के पॉइंट के मर्तबा तुम सबके रैंकिंग डिसाइड होगी। जिसके ज्यादा पॉइंट्स होंगे उसको ये मिलेंगे स्लॉट। और फिर वो कहता है कि ये फर्स्ट वॉरियर होगा जो कि अपने प्राइमरी रीजन में जा सकता है और बाकी सारे अपने एब्सोल्यूट बिगनिंग रीजन में जाएंगे। और वो कहते हैं कि क्या तुम लोग सब चीज समझ गए? तो सब बंदे कहते हैं हाँ हम लोग समझ गए हैं। और फिर वो बॉयलमैन और कहता है कि बहुत अच्छे, अब फिर मैं तुम सबके अरेंज ऑर्डर्स को दिखा देता हूँ कि तुम सबका बैटल किसके साथ होने वाला है। और उसके सामने एक स्क्रीन आता है जहाँ पे लू फेंग और बाकी सबके नाम होते हैं और इंस्टेंटली वहाँ पे बैटल प्रोसीड करने लगती है। और वो कहता है कि ये सारे तुम्हारे बैटल्स होने वाले हैं और तुम सबको 5 बैटल्स करना है, मतलब कि टोटल 15 मैचेस होने वाले हैं। और वो कहता है तुम सबको अपने बैटल्स को ध्यान से देखना चाहिए। और लू फेंग के सामने स्क्रीन आता है जहाँ पे उसके सारी चीजें लिख देता है कि किसका किसके साथ मैच होने वाला में दिखाया जाता है। लू फेंग जिसका पहला मैच बोलान के साथ होने वाला था, लू फेंग का दूसरा मैच मोलवू के साथ होने वाला था, लू फेंग का तीसरा मैच लॉन्गयून के साथ होने वाला था, लू फेंग का 4th मैच यू फेंग के साथ होने वाला था, लास्ट में लू फेंग का 5th मैच केलवुफू के साथ होने वाला था जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था और लू फेंग को इसी से दिक्कत आ सकती थी। और यहाँ पे केमिस्ट्री मौजूद था। और अब वो बालमैन सबसे कहता है कि तुम सब में इसे क्लियरली देख लिया। तो वो सब कहते हैं कि हाँ हम लोगों ने देख लिया। और वो बंदा कहता है कि तो आज के लिए तुम सब एंजॉय करो, ये बैटल कल से शुरू होगा और एक ही दिन में ये सारे सेटल हो जाएगा। फिर वो सभी 6 एक साथ बैठ जाते हैं जहाँ पे उनके सामने डिलीशियस फूड वाइन सारे से सर्व किए जाते हैं और वो सब एक दूसरे से बात करने लगते हैं। उसी में से हमें मोलवू को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा पैशनेट होता है और वो सबसे बात करने लगता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है बोलान, केलवुफू, यू फेंग और लू फेंग को जो बहुत ही मुश्किल से बोल रहे थे और यहाँ पे वो सब अनफ्रेंडली हो रहे थे। और यहाँ पे जब लू फेंग ने मोलवू को देखा तो यहाँ पे उसका मूड पहले से ही बिगड़ चुका था और वो किसी से बात करने के मूड में नहीं होता। फिर हमें दिखाया जाता है मोलवू को जो कहता है इधर आओ लू फेंग, चलो मैं तुम्हें टोस्ट करता हूँ। और फिर वो वाइन को लू फेंग को पीने के लिए देता है। लेकिन अभी पूरी जगह साइलेंस हो जाता है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि सारे लोगों को पहले से महसूस हो चुका था कि लू फेंग अभी बाकी के दिनों से बहुत ही अलग लग रहा है, उसका मूड बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता जो कि उसके गिलास को उधर साइड में करते हुए कहता है कि मुझे माफ करना पर मैं तुम्हारे साथ पीना नहीं चाहता हूँ। तो ये सुनकर सारे लोग उसके सामने देखने लगता है। वो कहता है कि हम लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही हार्ड टाइम स्पेंड किए हैं, इसलिए तुम मुझे इतना मना मत करो, एक ही ड्रिंक को तो बोला है, क्या हम अपने गिले शिकवे को भूल नहीं सकते? और कहता है सिर्फ एक ही ड्रिंक की तो बात है। तो लू फेंग उसको इग्नोर किए जा रहा था और यहाँ पे वो कहता है लू फेंग मैं देख रहा हूँ कि तुम कितने ज्यादा एविल हो, तुम डेमन नोट माउंटेन में तुमने मुझे बैक स्टेप किया था और तुमने मुझे मार ही दिया था और मैं उससे बहुत ज्यादा नफरत करने लगा था। और यहाँ पे देखा जाए तो वर्चुअलनेस कंपनी ने मुझे कोई भी तुमसे गिला शिकवा नहीं रखना है, इसलिए मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ, क्या तुम्हें ऐसा नहीं रखता है? अब यहाँ पे ये सारी चीज सुनकर वो सारे बंदे बोलान, केलवुफू और बाकी सभी शॉक हो जाते कि क्या लू फेंग ने उसे पीछे से बैक स्टेप किया। तो ये सुनकर हमें लू फेंग को दिखाया जाता जो कि बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और यहाँ पे मोलवू को दिखाया जाता जो कि स्माइल किए जाता लू फेंग के सामने। और यहाँ पे मोलवू अपने सारे मेंटल कैलकुलेशन को कर रहा था कि कैसे करके वो लू फेंग को गुस्सा दिलाए और यहाँ उसे लगा था कि लू फेंग उसके लिए दिक्कत दे सकता है क्योंकि पिछले वाले बैटल्स में उसने लू फेंग के बैटल पावर को देख लिया था। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे अगर कोई बंदा अपने आप को गलत साबित भी करना चाहे
तो उसको फुटेजेस की जरूरत है और यहाँ पे वर्चुअल में सिमुलेशन से कोई भी आराम से 100% रियल बैटल को आराम से कर सकता है और किसी को भी नहीं पता चलेगा कि ये रियल है या फिर फेक है। और यहाँ पे किसी के पास भी प्रूफ नहीं है। और फिर हमें दिखाया जाता है लू फेंग को जो कि गुस्सा हो रहा था और मोलू कहता है कि यहाँ पे उसको गुस्सा होने दो क्योंकि यूनिवर्स वर्चुअल नेटवर्क में ये कुछ भी नहीं कर सकता। और हमें दिखाया जाता है लू फेंग को जो कि बैठा ही हुआ था लेकिन उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो उछलता उसको बहुत ही जोर से मारता है और उसका पंच इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो बहुत ही दूर जाके गिरता है। अब यहाँ पे मोलू को रिएक्ट करने का भी टाइम नहीं मिला था और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि लू फेंग के उस पंच से उसका नाक, उसका थोबड़ा, हर एक चीज टूट गया होता है। उसके दांत भी गिरकर बिखर जाते हैं और उसके चेहरे पे एक डेंट पड़ गया होता है। और यहाँ पे हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि लगातार उसको मारे जा रहा होता है। और लू फेंग उसके एक ही झटके में उसके पैर हाथों को तोड़ देता है और यहाँ पे लू फेंग इतना फास्ट होता है कि उसको संभलने का भी मौका नहीं मिलता है। और ये ऐसा ही था जैसा कि मोलू ने लू फेंग के साथ पहले किया हुआ होता। हमें लू फेंग को दिखाया जाता जो रुकता नहीं है, वो लगातार उस पर मारे जा रहा था। और यहाँ पे लू फेंग की पावर बहुत ज्यादा पावरफुल होती है और मैं दिखाया जाता लू फेंग को जो उसके कहा था कि तुम सिमलिस पापी कहेंगे, मैं तुम जैसा खतरनाक एविल कभी नहीं देखा है, आखिर मैं तुम्हारे साथ क्या किया था। और उसको मारे पे मारे जा रहा था, उसको छोड़ ही नहीं रहा था। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। लू फेंग क्या उसको मारकर अपने लिए परेशानी खड़ी कर देता या फिर नहीं, क्योंकि वहां पे कई सारे अनडाइंग बेंग भी मौजूद थे और ये सब उसने विटनेस कर लिया था। तो क्या लू फेंग को ये सजा मिलेगी या फिर लू फेंग इससे बच जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।